हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति पर। हमने तो ये पढ़ा है और सुना है कि राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रधान होता है। देश का या फिर राष्ट्र का क्या होता है, प्रधान होता है। और एक्चुअल में जो पावर होती है, जो सत्ता होती है, जो शक्ति होती है, वो किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, भारत में ऐसा ही होता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के हाथ में, और एक्चुअल शक्तियाँ जो होती हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्री यानी कि कैबिनेट के हाथ में होती है। तो वाकई में क्या राष्ट्रपति उतनी ही नाम मात्र शक्ति का हकदार होता है जितना कि हम लोगों से सुनते हैं कि बिल्कुल ही नाम मात्र का होता है, कोई शक्ति होती ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के हाथ में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अगर पूरे विवेक से करे, मतलब अपना पूरा दिमाग चला के उन शक्तियों का इस्तेमाल करे, तो सरकार को हिला सकता है। तो बहुत सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं जिन्हें वो टाइम आने पे काम में ले सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है कि राष्ट्रपति के हाथ में नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो सरकार भी हिल सकती है। ठीक है, सरकार में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मना की जा सकती हैं। तो पहले तो हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति की 6 टाइप की शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि काम करने वाली शक्तियाँ, कार्यकारी, विधायी शक्तियाँ, कानून बनाने के तहत भी राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। वित्तीय शक्तियाँ, पैसों से के लेन देन से जुड़े हुए जो कामकाज होते हैं उनमें भी होती हैं। न्यायिक शक्तियाँ, जैसे कि अगर किसी को मृत्यु दंड से छुटकारा पाना है या बहुत सारे, तो न्याय भी राष्ट्रपति करता है, न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं। सैन्य से रिलेटेड भी शक्तियाँ होती हैं और आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं। इन सभी शक्तियों की हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है उस सारी शक्तियों की बात करेंगे। तो जितने भी देखो भारत में जितने भी काम किए जाते हैं शासन प्रशासन से रिलेटेड, शासन और प्रशासन से रिलेटेड जितने भी काम किए जाते हैं, उनमें जितने भी रोज़ रूल्स वगैरह आते हैं कि ये करना है, ये करना है, वो सब किसके नाम पे किए जाते हैं? वो सभी राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट काम, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, महान्यायवादी, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य, वो सब, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष और अन्य सदस्य काफ़ी सारे, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है? नहीं, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स्ड होती हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन सा मंत्री बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। बस राष्ट्रपति उनके नाम आगे करके ये बताता है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये राष्ट्रपति बनेंगे, उन्हें शपथ दिलवाता है। ठीक है, तो ये सारे काम राष्ट्रपति के होते हैं। खैर, अब इसके बाद हम आ जाते हैं शक्तियों पर, उन शक्तियों पर जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक से काफ़ी कुछ कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों में काफ़ी कुछ शामिल है। हम सभी शक्तियों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं शक्तियों की बात करेंगे जिसमें राष्ट्रपति की पावर दिखती है। जैसे कि इस तरीके की शक्तियाँ होती है, वो संसद की बैठक बुला सकता है, बैठक को स्थगित कर सकता है यानी कि मना कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद जब पहला अधिवेशन आता है उसको बुला सकता है, अपनी तरफ से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिन्हें विज्ञान में, कला में या फिर समाज सेवा से जुड़े कुछ भी उन्हें आता है, तो 12 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। इस तरीके के बहुत सारे काम, ये सब विधायी काम हैं। लेकिन विधायी काम में एक इम्पोर्टेंट काम है, वो है संसद में कुछ प्रकार के विधेयक इस तरीके के होते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उन विधेयकों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उनकी सिफारिश के बिना उन विधेयकों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बहुत सारे विधेयक होते हैं कि पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्या हम इन विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। बनाने की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रस्तुत करने की बात हो रही है कि इन विधेयकों को ला सकते हैं, बनाने की बात तो बाद में है। तो राष्ट्रपति की मर्जी होती है कि भाई हाँ या ना में कर सकता है, और वो विधेयक होते हैं धन विधेयक। धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक भी बहुत टाइप के होते हैं। तो ऐसे विधेयक में धन विधेयक आते हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वित्तीय शक्तियों में।
कि वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। वित्तीय शक्तियाँ, ये तो हमने पढ़ लिया कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पहले संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो एक तो शक्ति ये आ गई, ठीक है। ये शक्ति विधायी शक्ति में भी आती है और वित्तीय शक्ति में भी आती है। जितना भी जो भी वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं, केंद्रीय बजट को राष्ट्रपति ही सामने रखता है। संसद के सामने जब रखा जाता है केंद्रीय बजट, तो उसे राष्ट्रपति ही रखता है। कोई भी अनुदान होगा, उसकी जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति से ही की जाएगी। मतलब सरकारी, अगर कोई भी पैसा निकाला जाएगा, कोई भी अनुदान किसी को दिया जाएगा, तो पहले उसकी जो अनुमति है वो राष्ट्रपति से ली जाएगी और राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उसे हाँ कहे या ना कहे। वैसे तो राष्ट्रपति ज़्यादातर प्रधानमंत्री और प्लस मंत्री, जिन्हें हम कैबिनेट कहते हैं, जिनकी सरकार बनी हुई होती है, उन्हीं के उस पर काम करता है कि जो भी प्रधानमंत्री और मंत्री करते हैं वही राष्ट्रपति को करना पड़ता है। तो ज़्यादातर राष्ट्रपति हाँ में ही बात करता है। इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति के हाथ में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सब नाम मात्र की होती हैं। वो एक तरीके की मोहर होता है, मोहर की तरह काम करता है कि उनसे सिर्फ मोहर लगवानी होती है, बाकी सारे डिसीजन तो यही लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ शक्तियां हैं, जैसे कि अगर हम न्यायिक शक्तियों की, एक मैं लास्ट में वीटो की बात करूंगी, उसमें वाकई में राष्ट्रपति की शक्ति होती है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नहीं चलती। न्यायिक शक्ति में अगर हम बात करें तो जैसे किसी को अपराध के लिए किसी को मृत्युदंड दिया गया है, तो वो मृत्युदंड में राष्ट्रपति से अपील कर सकता है कि उसकी मृत्युदंड जो है वो घटा दी जाए, ठीक है, उसकी जो सज़ा है माफ़ कर दी जाए या फिर घटा दी जाए। अगर इन कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती हैं, जितने भी समझौते किए जाते हैं, जितने भी जो समझौते ज्ञापन होते हैं उन सब पे हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो वो सब हस्ताक्षर जो है वो राष्ट्रपति से किए जाते हैं। अगर हम सैन्य शक्तियों की बात करें तो सैन्य शक्तियों में राष्ट्रपति को, हमारा जो सैन्य बल है उसमें सर्वोच्च जो सेनापति होता है, सबसे ऊंचा सेनापति, उसका अधिकार होता है। तो सबसे सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगर हम आपातकालीन शक्तियों की बात करें, आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, तो आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, 3 तरीके से। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति ही जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है। लोकसभा सदस्यों से विशेष बहुमत से पूछना पड़ता है कि किस तरीके से लगाया जाएगा, बाकी फिर बाद में राष्ट्रपति से उस पर साइन करवाए जाते हैं। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो होता है, राष्ट्रपति शासन यानी कि जो राज्यों में लगाया जाता है उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो राष्ट्रपति लगा सकता है और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी संसद के लोकसभा और राज्यसभा से पूर्ण बहुमत से पूछा जाना पड़ता है, तो वो भी इतना आसान नहीं है, उस पर सिर्फ राष्ट्रपति के सिग्नेचर किए जाते हैं। अब लास्ट में आती है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का नहीं होता। ये ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति कर सकता है अपने विवेक से। तो वीटो जो पावर होती है वो इस तरीके से होती है, देखिए, जब कोई भी विधेयक बनता है तो वो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर क्या करता है, राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है। अब जब सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 टाइप के विकल्प होते हैं, मतलब 3 चीज़ें वो कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, वो अपनी सहमति दे सकता है, हाँ कर सकता हो, उसे अपने पास सुरक्षित रख सकता है, यानी कि ना तो हाँ करेगा और ना करेगा, अपने पॉकेट के अंदर रख लेगा, सुरक्षित कर लेगा। वह विधेयक को संसद के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार यानी कि वो कह सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और इसको वापस रख लो, ये ठीक होके वापस आएगा। लेकिन अगर संसद ऐसा करती है कि संसद ने पुनर्विचार नहीं किया और फिर से राष्ट्रपति को भेज दिया कि हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, तो फिर राष्ट्रपति को जवाब हाँ में ही देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसी शक्ति है, इसमें तो राष्ट्रपति का कोई रोल ही नहीं है। अगर वो पुनर्विचार के लिए भेज रहा है तो वापस आ रही है चीज़ें और फिर उसे दोबारा हाँ ही करनी पड़ेगी, मना भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें इतनी भी आसान नहीं है।
देखो, जब राष्ट्रपति अपने पास से इन चीज़ों को पुनर्विचार करने के लिए भेजता है, तो दोबारा उसको लोकसभा में पास करवाना, राज्यसभा में पास करवाना इतना आसान नहीं होता। कई बार इसमें सालों लग जाते हैं और सरकार बदल जाती है और पास ही नहीं हो पाता। तो पुनर्विचार के लिए लौटाना इतना छोटा काम भी नहीं है, इसमें कई बार सरकार ही पलट जाती है। तो ये मना करने का इनडायरेक्ट तरीका होता है। दूसरा, वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है। कोई टाइम सीमा नहीं होती कि आपको इतने टाइम में वापस करना पड़ेगा। तो सुरक्षित रखने का मतलब ये है कि ना हाँ करनी है ना करनी है, बस उसे सुरक्षित रखना है और टाइम निकालते जाना है। और टाइम ख़त्म हो जाएगा, दोबारा चुनाव आ जाएंगे, कोई और सरकार जीत जाएगी और ऐसा विधेयक बनने से बच जाएगा, विधेयक बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके की जो शक्ति होती है उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब ही यही है कि राष्ट्रपति उसे सुरक्षित करके रख लेगा और इतने टाइम में उसे वापस करेगा कि इतने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, या तो सरकार ही बदल जाएगी या तो टाइम इतना लग जाएगा, किसी तरीके से रुक जाएगा। तो राष्ट्रपति की इस शक्ति को कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ये संविधान में ऐसे टाइम में यूज़ की जाती है जैसे कि कोई विधेयक आया है और राष्ट्रपति को लग रहा है कि इस विधेयक में कोई गड़बड़ है, ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो वो अपनी पॉकेट में उसे रख सकता है। पॉकेट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही जेब में रख के राष्ट्रपति उसे घूमेगा। कहने का मतलब ये कि उसे सुरक्षित रख देगा, केस सुरक्षित है, ना हाँ करनी है और ना ही ना करनी है, कुछ नहीं करना, बस उसे रखे रखना है और ऐसे ही उसका टाइम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात जाननी ज़रूरी है कि राष्ट्रपति अगर कोई धन विधेयक है, क्योंकि धन विधेयक की जो पहले से ही सिफारिश मांग ली जाती है राष्ट्रपति से, अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक को राष्ट्रपति या तो हाँ करेगा, अपनी स्वीकृति देगा, ठीक है, उसे रोक कर रख सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ये बात याद रखनी है कि अगर कोई धन विधेयक है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, हाँ कर सकता है, सुरक्षित करने के लिए उसे रोक सकता है। इसी तरह ये तो हो गई केंद्र सरकार के लिए। अब राज्य सरकारों के लिए भी राष्ट्रपति की काफ़ी सारी पावर होती है, जैसे कि वो राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। राज्यों के बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मना कर सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके अपने पास सुरक्षित रख सकता है अनिश्चित काल तक के लिए। तो इस तरीके से वो किसी विधेयक को बनने से रोक सकता है। तो राष्ट्रपति की पावर इतनी भी कम नहीं है जितने कि हम समझते हैं। वैसे तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ इतनी सारी हैं कि अगर हम पूरा मतलब एक एक शक्ति बताने के लिए बैठें तो 1-1.5 घंटा कम से कम चाहिए राष्ट्रपति की हर एक शक्ति बताने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने उसमें से कुछ चुन चुन के बताई हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट शक्तियाँ हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैंने उसमें से चुन चुन के आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप 9, 10, 11, 12 में और राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ कुछ आता है तो मेरी वीडियो में से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप इसे अपने स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करें जो बुक में दी हुई है। तो देखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी हम बुक से ही पढ़ा रहे हैं, नॉलेज हम अपने कहीं और से नॉलेज मतलब नहीं है, तो हम भी बुक से ही पढ़ा रहे हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।